बाजार पर जरा एक व्यू और ले लेते हैं। राजीव जी, अभी तो सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टी9 सदेश पर। देखिए, अभी तो सब कुछ ठीक ठीक ही लग रहा था, बाजार में तेजी भी हो रही थी, रिकॉर्ड ऊंचाई भी छू रहे थे। थोड़ा सा नीचे आया तो ये व्यू बना कि नहीं हल्का सा ब्रीदर लेके शायद बाजार यहाँ से चलेगा। लेकिन कुछ ना बुरी खबरें आ रही हैं। एक तो कैड को लेकर, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर आज डेटा आया, कच्चा हम देख रहे हैं कि $97 का हो गया है। इसके अलावा कुछ विदेशी संकेत हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, वहां से हम क्यूज ले रहे हैं, एफआईएस की बिकवाली हो रही है। आपको भी बाजार में थोड़ा सा संकट और बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? 19,000 के आसपास के स्तर आपको फिर से दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी जब तक 19,500 के आसपास है, इसके ऊपर है मार्केट, तब तक कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल 2.5-3% का ही मामला है ऊपर से अगर देखें तो। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, प्रियंका जी, डिम्पी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जो पैनल में दूसरे मित्रगण हैं उनको भी नमस्कार। आपने सही कहा, दो तीन चीजें, जैसे एक तो थोड़े दिनों पहले तक सेंटिमेंट बहुत बुलिश था। लोग 20,300 20,500 की बातें कर रहे थे और अब 19,300 की बातें कर रहे हैं। ये बाजार की यही खूबी है कि सेंटिमेंट बदली होते देर नहीं लगती। कारण बहुत सारे हैं, जैसे आपने कहा कि इम्पोर्टेड कारण है, जिसमें सबसे मुख्य तो क्या है कि यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे बहुत कुछ डिपेंड हो रहा है, और लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि जब तक 2% के इन्फ्लेशन जो उनके टारगेट है वहां तक नहीं आता है, तब तक शायद फेड इस बार पॉज लिया है, लेकिन हो सकता है आगे बार बढ़ाए। और दूसरी जो गवर्नमेंट शटडाउन की पॉसिबिलिटीज बातें चल रही है 30 सितंबर तक अगर उनका कोई फैसला नहीं होता है तो। लेकिन ये जो शटडाउन वाली बात है पहले भी हमने कई बार देखी है, लेकिन आखिरी मुहूर्त में कुछ ना कुछ हो जाता है और निकल जाता है। दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत आई है कि $1.6 बिलियन के आसपास की अभी तक एफआईआई की सेलिंग हो गई, $97 के ऊपर क्रूड चला गया। 10 ईयर यील्ड अगर आप देखेंगे यूएस ट्रेजरी की तो 4.6 के आसपास चली गई है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है। तो ये सारी चीजें जो है दिक्कत दे रही हैं, और ये इम्पोर्टेड चीज है। मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा, ये इम्पोर्टेड इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे बाजार पे प्रभाव डाल रहे हैं। अदरवाइज हमारे बाजार की या हमारे इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो कैड को छोड़ करके आप दूसरी जगह अगर ध्यान दो तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, आईआईपी का डेटा अच्छा आया था, ईसीबी ने रेट हाइक्स के लिए पॉज दिया था। तो ये सारी चीजें अच्छी थी, नतीजे जो पहले तिमाही के आए थे वो भी अच्छे थे। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसे इंडिकेटर्स या कोई ट्रिगर्स नहीं है जिस वजह से हम सुबह उठते हैं और यूएस का मार्केट देखते हैं, एशियन मार्केट देखते हैं और यहाँ के कामकाज चालू करते हैं। 10 दिनों के बाद दूसरी तिमाही के नतीजे चालू हो जाएंगे, और वहां से मुझे लगता है एक ठहराव बाजार में आएगा। जो भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे वहां पे, या कमेंट्री अच्छी आएगी, वहां पे खरीदारी बनती रहेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे इस वक्त ऐसे कोई घबराने वाली बात नजर नहीं आ रही है जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों उनके लिए। ट्रेडिंग का नजरिया दूसरा है। हमारी जो इन हाउस रिसर्च है उसके हिसाब से अगर 19,555 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये निफ्टी 19,300 तक जा सकता है, और ऊपर के लेवल्स हमारे हिसाब से 19,825 और 20,050 के आ रहे हैं। तो ये निफ्टी की रेंज हो गई। जरा पे आपका टेक क्या है? देखिए, एक तो क्या है कि ब्रांड बहुत अच्छा है, घर घर पहुंच बनी हुई है, और जो आंकड़े अगर आप देखो ना तो पहले जितने लॉसेस आ रहे थे वहां पे लॉसेस में कमी हुई। हालांकि अभी तक कोई पॉजिटिव इंडिकेशन वहां से आया भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 750 760 के आसपास इस पे खोने को कुछ नहीं है। अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं, कम से कम 6 से 9 महीने, तो बाजार आज 180 पॉइंट डाउन है, कल 200 100 ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस वजह से अगर कभी आपको गिरावट मिलती है वो जुदा बात है, बट इस लेवल्स पे मैं समझता हूँ कि मध्यम से लंबी अवधि को एक्यूमुलेट करना चाहिए निवेशकों को। टारगेट हमारा 830 840 के आसपास रहेगा, वहां तक वहां जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। इस वक्त खरीदारी की सलाह रहेगी। डन। आपका पक्ष हाँ में है, आप कह रहे हैं खरीदारी की राय है, आप कह रहे हैं कि कंपनी प्लेटफॉर्म ठीक है, तो सारी चीज़ें मोटा मोटी बता दी। सर जो ये कि आगे स्पेंडिंग दिख कैसी रही है, ये लास्ट क्वार्टर्स में हर बार यही जज करने की कोशिश होती है कि क्या थिंग्स आर वी आउट ऑफ द वुड्स और नॉट। आपको याद होगा अभी सिर्फ 2 दिन पहले मॉर्गन स्टैनले ने इनफैक्ट सारी बड़ी आईटी फर्म्स पर अपनी रेटिंग भी दी थी और उसमें कई सारे स्टॉक्स को ओवरवेट दिया था, रैंकिंग के साथ साथ टारगेट भी बढ़ाया था। टेक महिंद्रा इस वक्त बड़ा लूजर है, सबसे बड़ा। इनफैक्ट अगर आप आईटी स्टॉक्स में बात करें और
टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी देखें तो उसमें आईटी पैक के काउंटर्स है। टेक महिंद्रा इस वक्त 3.5-4% की गिरावट के साथ, और इसे यहाँ पे भी टारगेट घटाया था। यहाँ पर राजेश से थोड़ा क्लैरिटी लेते हैं। राजेश, क्योंकि हर आईटी स्टॉक को एक तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कौन कौन से एआई अडेप्टिव है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे एआई अडेप्शन के चक्कर में, और ऑफ कोर्स डील ऑर्डर विन साइज बिगर कंपनीज इन्फोसिस टीसीएस जैसे एचसीएल टेक, इनको तो बड़े ऑर्डर्स मिले, तो वहां से थोड़ी सी उम्मीद ऐसी बढ़ने लगी कि शायद कमेंट्री भी ठीक आए और इस बार नंबर्स शायद इतने बुरे ना आए और अब आईटी स्टॉक्स गिरना भी बंद हो गए। लेकिन आज की ये जो फॉल है, क्या ये सम ऑफ थिंग्स में दिख रही है? आज पूरी बाजार में वीकनेस है उस वजह से दिख रही है, या फिर मार्केट कुछ और भी रीड कर रहा है? लगता है कि जो आईटी स्टॉक में खास करके गिरावट देखी गई है ना, वो यूएस के कंसर्न्स को लेके देखी गई है कि एक तो यील्ड ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर है, तो हो सकता है वहाँ खर्चों में कटौती हो, इनके ऑर्डर बुक में थोड़ी दिक्कतें हैं, न्यू ऑर्डर इनफ्लोज में। बट जहां तक वैल्यूएशन की बात है, तो अगर आप वैल्यूएशन पे देखो तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन हो गए हैं, खास करके जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस 10, 12, 15 की पी पे, मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कैश पॉजिटिव इनके बैलेंस शीट में बहुत अच्छा है। साल दर साल ये बायबैक वगैरह लेके आते रहते हैं, और ऑर्डर इनफ्लोज पिछले बार के जो पहली तिमाही के नतीजे आए थे उतने निराशाजनक नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले 1-2 साल से एट्रिशन रेट को लेकर के जो दिक्कतें बनी हुई थी, वो धीरे धीरे कूल डाउन होती जा रही हैं। और खास करके ऐसी कंपनियां जो एआई में, एमएल में या क्लाउड में है, उन सब कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर लार्ज कैप में किसी को फोकस बनाना हो तो इन्फोसिस और टीसीएस हमारी पहली पसंद रहेंगे, और मिड कैप में हैप्पीएस्ट माइंड। इस रिपोर्ट के बाद के कुछ एक शेयर्स के बाद का रिएक्शन हम बकायदा स्टैंपिंग करके आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे ध्यान रखना है और कहाँ पे फिलहाल अभी आपको छोड़ देना है। जी, आप जाना चाहते हैं सच्ची में? आपको काम है कोई? आप जैसा कहेंगे वैसा कंटिन्यू कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। आप रुक जाओ 5 मिनट, आपके साथ देखिए कितना मजा आता है, आपसे शेयर पूछते रहते हैं। और अभी हमने जो गणपति की तस्वीरें दिखा रहे थे ना, मेरे को तुरंत एकदम से बंगाल ध्यान आ गया, और आपको लगा कि आप तो कलकत्ता में रहते हो, तो 1 महीने बाद तो आपके यहाँ भी जलसा शुरू होने वाला है, दुर्गा पूजा के पंडाल लगेंगे भव्य, ठीक है ना? तो राजेश सर सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आपको मैं फ्री कर दूंगा, और उसके बाद हम फिर संदीप जी से भी आगे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जब आप रुकी गए तो मेरे को जरा एक सवाल आपसे पता करना है सर, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कब चलेगा? देखिए, चूंकि ये लार्ज कैप का स्टॉक है और फ्यूचर वगैरह में रहता है, तो इसमें डेली मूवमेंट में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट हमारी इसमें बाय कॉल बहुत लोअर भाव से है, और अभी भी हम ये मानते हैं कि हाईली अंडर वैल्यूड है। कारण अगर आप देखो तो ओटीसी के बिजनेस, ऑयल टू केमिकल्स का जो बिजनेस था, वहाँ थोड़ी दिक्कतें थी, दबाव बना हुआ था, इस वजह से थोड़े से नंबर्स उस तरीके से दिख रहे जो जीआरएम अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर आप इनके दूसरे बिजनेस पर ध्यान दो, चाहे वो रिटेल का हो या जियो का, रिटेल में जहाँ दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके 700-800 स्टोर होते हैं, और ये ऐसी कंपनी है जो हर तिमाही में 800 नए स्टोर जोड़ रही है, 18,000 के आसपास इनके स्टोर है। जियो में भी अगर आप देखेंगे तो महीने दर महीने जो नए सब्सक्राइबर एडिशन के नंबर आते हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ऊंचे आते हैं, और बहुत अच्छी तरीका से वहाँ पे पकड़ बनी हुई है। इनके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो दूसरी इनकी होल्डिंग कंपनीज हैं, उन सारे के वैल्यूएशंस मैं समझता हूँ अभी भी इसमें डिस्काउंटेड नहीं है। मैं नहीं जानता कब इनके डीमर्जर का या कोई कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट आएगा, वो कहना इस वक्त मुश्किल है। लेकिन अगर कोई 1-2 साल के लिए नजरिए से निवेश करना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ ये उपयुक्त स्टॉक है। रोजमर्रा की भाव की जो मूवमेंट है उसे ना देखें, और लंबी अवधि के लिए निवेश करें।